हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक अधिनियमों के द्वारा नियमों के द्वारा, जैसे 1892 का अधिनियम, 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीयों का राजनीतिक प्रशिक्षण होता गया और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं भारतीय राज व्यवस्था में आती रहीं। लेकिन वो तो था ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ संवैधानिक विकास। लेकिन इस संवैधानिक विकास के क्रम में उसके परिणाम स्वरूप और हमारे भारतीय लोगों के जो जीवटता थी, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान था और उनकी पुरजोर मांग थी, उसके कारण अंततः भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके द्वारा भारतीय लोगों ने स्वयं अपने संविधान का निर्माण किया। तो देखते हैं कि किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरह से हमारी इस मांग को माना गया और हमने हमारे खुद के भारत के भविष्य के निर्धारण के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया। भारतीय जनता को समर्पित हमारा संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान निर्माण की कहानी का पार्ट 1, संविधान सभा का गठन। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा की मांग का इतिहास क्या है। संविधान सभा की मांग का सैद्धांतिक दर्शन अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक 1895 में इसको हम देख सकते हैं। हालांकि इसको स्पष्ट रूप से संविधान सभा के मांग के रूप में नहीं मांगा गया था, परंतु स्वराज्य के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने इसका उद्घोष किया था। 1922 में देखें तो महात्मा गांधी ने स्वराज्य पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद की ओर से दी गई एक भेंट मात्र नहीं होगी, यह संसद के कानून में प्रतिबिंबित होती दिखाई देने वाली भारत की जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्त करने वाली घोषणा होगी और भारत के लोगों के इस उद्घोषित संकल्प पर संसदीय स्वीकृति मात्र शिष्टाचारवश की गई कार्रवाई होगी। यानी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वराज्य जो दिया जाएगा उसको भारतीय जनता की मांग को, भारतीय जनता की स्वीकृति और मांग के रूप में अभिव्यक्त किया गया, मात्र संसदीय स्वीकृति इसको नहीं माना। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की मांग के लिए प्रेरित किया। इन्होंने 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और सम्मेलन द्वारा तैयार की गई संवैधानिक योजना को फिर नवनिर्वाचित भारतीय विधानमंडलों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और उसी के अनुसार कानून बनाया जाए। तो एक तरह से ये भी संविधान सभा की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग के रूप में अगर हम मान सकते हैं तो वो है मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई मांग, जो 1934 में की गई थी। किंतु प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों की संविधान की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 1934 में स्वराज्य दल ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और कहा कि इस सिद्धांत की क्रियान्विति सिर्फ भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा स्वीकृत संविधान निर्माण का कार्य संपन्न होने पर ही संभव हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप दिया और 1936 28 दिसंबर को फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह संकल्प पारित किया कि भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं कर सकें और जो भारत को एक राष्ट्र मानकर देश की स्वतंत्रता पर आधारित हो और जिसमें उसकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुसार विकास की पूरी गुंजाइश हो। कांग्रेस का उद्देश्य एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना था जिसमें राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण जनता को मिल सके और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण में हो।
1937 में कांग्रेस की सरकार वाले प्रांतीय विधानमंडलों ने भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किए। इसके अलावा 14 सितंबर 1939 और नवंबर 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की मांग दोहराई। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार है। 1942 को क्रिप्स योजना में फिर से स्वीकृत किया गया कि युद्ध के पश्चात नए भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाए, जिसे संविधान सभा तैयार करे। किंतु ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान तभी स्वीकृत करेगी जब कुछ शर्तें इसकी पूरी हों। किंतु तात्कालिक राजनीतिक दलों द्वारा क्रिप्स योजना को स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रस्ताव थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही वो योजनाएं लागू की जानी थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तिथीय चेक कहा था, जिसका बैंक डूब रहा है। यानी युद्ध के पश्चात ये प्रस्ताव लागू किए जाने थे जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक पृथक संविधान की मांग इसी समय की थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव में कांग्रेस ने घोषणा की कि संविधान के बाद अस्थायी राष्ट्रीय सरकार एक संविधान सभा का आयोजन करेगी जो देश के लिए सर्वमान्य संविधान बनाएगी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते दबाव और दूसरे विश्व युद्ध की बाध्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव ने ब्रिटेन को भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृत करने के लिए विवश कर दिया और अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, जिनमें थे विदेश मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और लॉर्ड ए.बी. अलेक्जेंडर, इनको भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो प्रस्ताव रखे गए थे उनमें 2 प्रमुख तथ्य स्वीकार किए गए थे। पहला ये था कि भारत संविधान का निर्माण करने हेतु भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा का गठन किया जाए, और दूसरा प्रस्ताव इसमें यह था कि संविधान निर्माण और उसकी क्रियान्विति होने तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। यानी इसमें 2 बातें थीं मुख्य रूप से, एक तो संविधान सभा का गठन और दूसरा अंतरिम सरकार का निर्माण। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर देना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके। कैबिनेट मिशन ने यह अनुभव किया कि हालांकि संविधान निर्माण गठन करने की जो सर्वाधिक संतोषजनक विधि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के पश्चात गठन होता, किंतु इसके अवांछनीय विलंब की आशंका थी और इसीलिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका तो यही था कि हाल में निर्वाचित जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनका उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए, यानी कि प्रत्येक से वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर के प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इसका चुनाव करवाया जाए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में कुछ प्रस्ताव जो पारित किए थे, जो प्रस्ताव दिए थे वो इस प्रकार थे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी इसके अनुसार, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 और देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो चुनाव होना था उसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार थे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन इसमें किए जाने की बात की गई और प्रांतों को आवंटित स्थानों को उसमें जो निवास करने वाली प्रमुख समुदाय थे, 3 समुदाय थे,
मुस्लिम, सिख और सामान्य, उनमें इन सीटों को आनुपातिक रूप से बांट दिया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान में शामिल होंगे, जिसका चुनाव जो है रियासतों के जो प्रमुख थे या राजा थे वो उनका चयन करेंगे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा होगा। जो 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, उन समुदायों के प्रांतीय असेंबली के सदस्य इनका चुनाव करेंगे। जो इस प्रस्ताव के अनुसार जो संविधान सभा का गठन हुआ और चुनाव हुआ, उसका इस सारणी के अनुसार हम देख सकते हैं चुनाव हुए 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियन पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी को 1 सीट इसमें प्राप्त हुई और कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट, अछूत जाति संघ 1, सिख कांग्रेस के अलावा 1 सीट, साम्यवादियों को 1 और निर्दलीय सीटें थी 8। तो इस तरह से कुल 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसकी दलीय स्थिति इस प्रकार थी। फिर देखते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं 1946 की इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग की स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया। वस्तुतः मुस्लिम लीग का रवैया बड़ा ही अड़ंगेबाजी का रहा। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस रवैये को प्रोत्साहित ही किया। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि यदि संविधान एक ऐसी संविधान निर्माता द्वारा बनेगा जिसमें भारतीय जनता के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो ब्रिटिश सरकार निस्संदेह ऐसे संविधान को देश के अनिच्छुक भागों पर लागू करने का विचार नहीं करेगी। तो सीधे सीधे शब्दों में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि मुस्लिम लीग यदि इस संविधान को नहीं मानती है, इस संविधान सभा को नहीं मानती है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। मुस्लिम लीग को संविधान सभा के बहिष्कार का प्रोत्साहन ब्रिटिश सरकार ने दिया, लेकिन मुस्लिम लीग बहिष्कार के बावजूद भी संविधान सभा का कार्य प्रारंभ किया गया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार देश के विभाजन के उपरांत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई, क्योंकि जो बहुत सारे भाग थे भारत के वो पाकिस्तान में चले गए, जिसके अनुसार सीटें कम होकर के भारत के लिए 324 रह गई। और इन 324 स्थानों में से 235 स्थान अब प्रांतों के लिए और 89 स्थान राज्यों के लिए रखे गए। बंगाल और पंजाब के जो भाग भारत में रह गए थे उनके लिए नए सिरे से चुनाव हुए और निर्वाचित सदस्यों ने 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया। नवंबर 1949 में संविधान सभा की सदस्यता का विभिन्न प्रांतों और राज्यों में वितरण इस सारणी के जो दूसरी सारणी है उसके अनुसार था, जिसमें 232 तो प्रांतों के सदस्य और 89 सदस्य देशी रियासतों के। इस प्रकार 235 प्लस 89 यानी 324 सदस्यों का चुनाव भारत विभाजन के पश्चात जो सदस्य थे वो भारतीय संविधान सभा में बचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण की कहानी का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस प्रकार से संविधान सभा ने कार्य किया, संविधान निर्माण उन्होंने किस तरह से किया, कौन कौन सी समितियां बनी। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप सभी इंतज़ार कीजिए संविधान निर्माण की कहानी पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली।